दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार प्रभास की लेटेस्ट मूवी राजा साहब के बारे में। ये राजा साहब मूवी, जिसका पूरा नाम द राजा साहब है, वो साल 2026 की सुपरस्टार प्रभास की पहली मूवी है। और दोस्तों ये मूवी बेसिकली एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, जिसका रन टाइम भी पूरे 3 घंटे 10 मिनट का है। और क्योंकि दोस्तों हॉरर कॉमेडी मूवीज काफी बढ़िया होती है, इसलिए आप सबको प्रभास की ये वाली मूवी भी काफी पसंद आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप सभी ने अभी तक इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देखा है, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए इस राजा साहब मूवी की पूरी स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप सभी घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सके। सो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप सब इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर गुड, वेरी गुड या फिर इस मूवी का नाम राजा साहब जरूर लिख देना। एंड अगर वीडियो ज्यादा पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी आप में से अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों राजा साहब मूवी की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है घने से जंगल से। जिस घने जंगल के बगल में एक हाईवे गुजर रहा होता है, एंड उसी हाईवे के ऊपर एक इंसान अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है। उस इंसान को देखकर हमें पता लगता है कि वो एक्चुअली में एक हॉस्पिटल के अंदर एक वार्ड बॉय है। एक ऐसा वार्ड बॉय जो कि मॉर्चरी में काम करता है, यानी कि वो डेड बॉडीज को इधर से उधर करता है। एंड वो इस टाइम पर हॉस्पिटल की एक वैन को लेकर ही जा रहा होता है। और साथ ही हमें ये पता लगता है कि वो कुछ टाइम पहले किसी इंसान का क्रियाक्रम करके आ रहा है, और उसी क्रियाक्रम किए हुए इंसान की जो अस्थियां होती है वो उसके पास होती है, जिन्हें लेकर वो कहीं पर ट्रैवल कर रहा होता है। लेकिन फिर रास्ते में वो एक ढाबे पर रुकता है ताकि वो वहाँ पर खाना खा सके। अब यहाँ ढाबे पर जब वो खाना खाने के लिए रुकता है, तब वो एक इंसान से बात करते हुए मेंशन करता है कि उसके पास एक 500 का नोट है। और उस नोट को दिखाते हुए वो सामने वाले इंसान से कहता है कि जिस मरे हुए इंसान की वो अस्थियां लेकर घूम रहा है, ये 500 का नोट उसे उसी इंसान की जेब से मिला था। और अब क्योंकि वो इंसान मर गया था, इसीलिए उसने उसके 500 रुपए अपने पास रख लिए। लेकिन दोस्तों उसके ऐसा बोलते हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही तेज हवा चलती है और वो 500 का नोट उसी हवा में उड़ने लगता है। हॉस्पिटल का वो वार्ड बॉय उस 500 के नोट को उड़ते हुए देखकर उसका पीछा करता है, लेकिन वो 500 का नोट उड़ते उड़ते उसे अपने साथ जंगल के अंदर ले आता है, जहाँ फिर जंगल में आने के बाद उसे कई सारी चीजों का एहसास होता है, जैसे मानो उसके आसपास कई सारे लोग हों। इसके साथ ही उसके साथ वहाँ पर कई सारी डरावनी चीजें होती हैं, जो चीजें देखकर उसे एहसास होता है कि शायद से हो ना हो इस जंगल के अंदर कोई ना कोई भूत या आत्मा रहती है। लेकिन वो वार्ड बॉय काफी लालची होता है, और इसीलिए वो 500 का नोट पीछा करते करते एक बड़े और सुनसान से बंगले के सामने आ जाता है, जो अजीब सा सुनसान सा बंगला बिल्कुल जंगल के बीच में होता है। लेकिन 500 का नोट पीछा करते हुए वो उस बंगले के अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे वो अंदर घुसता है, वैसे हम भी देखते हैं कि वो बंगला बेसिकली एक भूतिया बंगला होता है। साथ ही साथ उसके अंदर कई सारी हिप्नोसिस वाली चीजें रखी होती है, एंड काफी सारी डरावनी आकृतियां बनी होती है, जिन्हें देखकर वो वार्ड बॉय वहाँ पर हिप्नोटाइज हो जाता है। एंड फिर कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर उसे संजय दत्त की आवाज आती है। और दोस्तों जैसे कि आप सबको इस मूवी के बारे में पता ही होगा कि इस मूवी के अंदर संजय दत्त है जो कि भूत को प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही संजय दत्त की यानी कि भूत की आवाज आती है, वैसे उस आवाज को सुनकर ये वार्ड बॉय काफी डर जाता है। लेकिन फिर संजय दत्त की आवाज उसे बताती है कि ये बंगला बेसिकली उसी का है, एंड अभी कुछ टाइम पहले उसने उसी की बॉडी का क्रियाक्रम किया था, इसलिए जो 500 का नोट उसे मिला है वो संजय दत्त का ही है। और दोस्तों मूवी के अंदर संजय दत्त का नाम है कनक राजू। एंड यहाँ पर कनक राजू वार्ड बॉय को ये बताता है कि वो अपनी कोई भी चीज किसी के पास नहीं छोड़ता, और उसकी जो धन संपत्ति है वो उसी की है, जिंदा रहने पर भी और मरने पर भी। एंड इसीलिए उस वार्ड बॉय ने उसकी बॉडी से जो जो चीजें निकाली थी, कनक राजू वो सारी चीजें वापस आता है। जो बात सुनकर वार्ड बॉय काफी ज्यादा डर जाता है, एंड इसीलिए वो 500 के नोट के साथ साथ सारी चेन और अंगूठियां भी निकाल कर रख देता है, जो सब उसने कनक राजू की बॉडी से निकाला था। लेकिन दोस्तों फिर इसके बाद ही उस वार्ड बॉय के ऊपर एक छोटा सा हमला होता है, जिस हमले के साथ ही वो सीन शिफ्ट हो जाता है, और अगले सीन में हमें सीधा मूवी का मेन एक्टर प्रभास दिखता है। अब दोस्तों रेबल स्टार प्रभास इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है, और इसीलिए मूवी के अंदर उनकी एंट्री काफी ज्यादा ग्रैंड होती है, क्योंकि उनकी एंट्री के अंदर हम ये देखते हैं कि कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं, जिन गुंडों को प्रभास आकर पीट देता है। एंड फिर इसके बाद ही प्रभास की एंट्री के लिए यहाँ पर एक सॉन्ग भी आता है। लेकिन सॉन्ग के खत्म होने के बाद ही हम प्रभास के बारे में जानते हैं। हम ये देखते हैं कि प्रभास अपनी दादी के साथ एक गांव में रहता है, जहाँ पर उसकी फैमिली में फैमिली कहने को सिर्फ उसके पास उसकी दादी ही है। इसके अलावा प्रभास के माता पिता की काफी टाइम पहले मौत हो चुकी है, और साथ ही रही बात प्रभास के दादाजी की, तो वो आज से बहुत साल पहले से ही लापता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कमाल की बात हमें ये पता लगती है कि प्रभास के जो दादाजी है वो और कोई नहीं संजय दत्त है, यानी कि कनक राजू। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि जो प्रभास की दादी है उन्हें काफी हद तक एक भूलने की बीमारी है, और सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं बल्कि वो दिमागी रूप से काफी कमजोर भी है। एंड वो हर हमेशा सिर्फ अपने पति को यानी कि कनक राजू को याद करती हैं। और जो कनक राजू थे यानी कि प्रभास के दादाजी, वो अपनी शादी के कुछ समय बाद ही उसकी दादी से काफी दूर हो गए थे। अब दोस्तों इसी मूवी के अंदर प्रभास का जो नाम है वो है राजा साहब, जिसे प्यार से सब राजू भी कहते हैं, एंड इसलिए हम भी मूवी के अंदर प्रभास को राजू ही कहेंगे। अब दोस्तों प्रभास यानी कि राजू अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश होता है। इसके साथ ही वो अपनी दादी की काफी देखभाल भी करता है, और तो और राजू की गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है अनीता। एंड
वो अनीता भी राजू को काफी ज्यादा पसंद करती है। अब दोस्तों इन सबके बाद प्रभास का एक फ्रेंड उससे उसके घर पे मिलने आता है और वो प्रभास को यानी कि राजू को और उसकी दादी को ही बताता है कि उसे हैदराबाद के अंदर एक लड़की पसंद आई है जिससे वो शादी करने वाला है। एंड फिर ये बोलने के बाद जब वो राजू को अपने साथ उस लड़की की फोटो दिखाता है तब राजू अपने दोस्त की वो फोटो देखकर काफी खुश होता है। लेकिन राजू वहाँ पर इस बात को नोटिस करता है कि वो फोटो उसके दोस्त ने एक बस स्टैंड के पास ली थी और इसलिए उस फोटो के अंदर उसके दादाजी भी होते हैं। उस फोटो में अपने दादाजी की झलक देखकर राजू सबसे पहले उसे अपनी दादी को दिखाता है, जिसके बाद राजू की दादी जैसे अपने हस्बैंड कनक राजू को देखती है वैसे वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो सालों से अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी। एंड इसलिए आज के दिन उन्हें जैसे ये पता लगता है कि उनके हस्बैंड इस टाइम पर हैदराबाद में है वैसे वो उनको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाती है। ये चीज देखकर राजू अपनी दादी से वादा करता है कि अब वो सीधा हैदराबाद जाएगा और वहाँ जाकर अपने दादाजी को ढूंढकर उन्हें सीधा दादी के पास लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों हैदराबाद एक काफी बड़ा शहर है और इसीलिए वहाँ पर किसी इंसान को अकेले ढूंढना कोई आसान बात नहीं है और इसीलिए अगर आप किसी को ढूंढना चाहते हैं तो ऐसे में आपको पुलिस की मदद तो लेनी पड़ेगी। अब दोस्तों यही चीज सोचकर राजू हैदराबाद में अपने एक मामा को फोन करता है क्योंकि राजू के वो मामा पुलिस के अंदर एक कांस्टेबल होते हैं। राजू ने बताता है कि उसने हैदराबाद के अंदर अपने दादाजी को देखा है और इसीलिए राजू ये चाहता है कि पुलिस उन्हें ढूंढने में राजू की हेल्प करे। राजू की बात सुनकर उसका मामा उसे बताता है कि राजू के दादाजी को ढूंढने में यहाँ की पुलिस स्पेशली उसके स्टेशन के इंस्पेक्टर उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर कोई अच्छा आदमी नहीं है और इसलिए अगर वो उसके दादाजी को ढूंढेगा तो वो उसके बदले में 5 लाख रुपए लेगा। एंड फिर इसीलिए वो राजू को समझाते हैं कि वो 5 लाख का इंतजाम करके सीधा हैदराबाद आए और यहाँ पर आकर उसके पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को 5 लाख रुपए दे, जिसके बाद वो इंस्पेक्टर दादाजी को जरूर ढूंढ लेगा। अब दोस्तों राजू के पास तो पैसे नहीं होते एंड इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड अनीता से मिलता है और उसी से 5 लाख रुपए उधार लेता है। 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करके राजू अपनी दादी से वादा करता है कि अब वो बहुत ही जल्द दादाजी को ढूंढ लेगा और फिर ये बोलकर राजू सीधा हैदराबाद निकल जाता है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मूवी हॉरर होने के साथ साथ थोड़ी सी कॉमेडियन भी है एंड इसीलिए इस मूवी के अंदर काफी सारे फनी एलिमेंट्स डाले गए हैं। अब इसी में हम ये देखते हैं कि राजू जैसे हैदराबाद पहुंचता है वैसे ही वहाँ पर 5 लाख रुपए को अपने साथ लेकर ट्रैवल करते करते वो रास्ते में काफी सारी नंस को देखता है। लेकिन उन्हीं सारे नंस में एक निधि अग्रवाल भी होती है और इस मूवी के अंदर एक्ट्रेस निधि अग्रवाल का नाम होता है बेसी। लेकिन राजू यहाँ पर जैसे बेसी को देखता है वैसे वो उस पर लट्टू हो जाता है और वो उसका पीछा करते करते सीधा चर्च में आ जाता है। राजू को मानो पहली नजर में बेसी पसंद आ गई हो और उससे प्यार हो गया हो और इसीलिए वो चर्च में आकर सीधा बेसी को देखने लगता है। लेकिन इसी चर्च के अंदर राजू को एक छोटी सी बच्ची दिखती है जिस बच्ची को एक्चुअली में हार्ट की प्रॉब्लम होती है और इसीलिए चर्च वाले उस बच्ची के लिए काफी सारे पैसे इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि वो लोग उस बच्ची के दिल का इलाज करवा सके। अब ये बात जैसी राजू को पता लगती है वैसे वो चर्च के अंदर 3 लाख रुपए डोनेट कर देता है और दोस्तों वो 3 लाख उन्हीं पैसों में से देता है जिन 5 लाख रुपयों को वो अपनी गर्लफ्रेंड अनीता से उधार मांग कर लाया था ताकि वो उन पैसों को इंस्पेक्टर को दे सके। लेकिन यहाँ पर राजू उन 5 लाख में से 3 लाख डोनेट कर देता है। अब डोनेट करते टाइम एक नन उसकी फोटो ले लेती है ताकि वो लोग ये जान सके कि आखिरकार ये पैसे किसने डोनेट किया। लेकिन फिर इसके बाद ही राजू वहाँ से चला जाता है। आगे चलकर 3 लाख डोनेशन वाली बात बेसी को पता लगती है जिसके बाद वो राजू की फोटो देखती है एंड उसे राजू काफी ज्यादा पसंद आता है और वो राजू को एक फरिश्ते की तरह समझकर उससे प्यार करने लगती है। अब दोस्तों मैं जानता हूँ कि इस मूवी के अंदर ऐसी कुछ चीजें हैं जो देखकर आपको हंसी जरूर आएगी, जैसे कि राजू अचानक से बेसी पर लट्टू कैसे हो गया या फिर बेसी को भी राजू की फोटो देखकर वो पसंद कैसे आ गया। लेकिन दोस्तों इन बातों का आंसर सिंपल सा है कि ये कॉमेडी मूवी है और जहाँ कॉमेडी आ जाती है वहाँ पर लॉजिक का इस्तेमाल काफी कम ही होता है। अब दोस्तों वापस स्टोरी पर आए तो हम ये देखते हैं कि 5 लाख में से 3 लाख डोनेट करने के बाद राजू 2 लाख रुपए लेकर सीधा पुलिस स्टेशन अपने मामा के पास जाता है, जिसके बाद ही राजू का वो कांस्टेबल मामा उसे सीधा पुलिस इंस्पेक्टर से मिलवाता है और वहाँ पर राजू को इंस्पेक्टर को सारी कहानी बताने के लिए कहता है। अब दोस्तों यहाँ पर ही राजू पुलिस इंस्पेक्टर को अपने दादाजी की सारी कहानी बताता है। अब यहाँ पर ही राजू पुलिस इंस्पेक्टर को स्टोरी बताना स्टार्ट करता है जिसमें वो बताता है कि ये कहानी साल 1970s की है। 70s के टाइम पर एक साम्राज्य था जिस साम्राज्य का नाम था देवनगर और उसकी जो दादी थी वो उसी देवनगर साम्राज्य की रानी थी। उसकी दादी को उसके दादा से प्यार हुआ जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली एंड फिर उसके बाद से उसका दादा यानी कि कनक राजू उसकी दादी के साथ रहने लगा। लेकिन उनके उसी साम्राज्य के अंदर एक और आदमी था जिसका नाम था गंगा राजू। गंगा राजू वैसे तो काफी ज्यादा भरोसेमंद आदमी था, लेकिन एक दिन उसने महारानी के खजाने का संदूक चोरी कर लिया और सोने चांदी हीरे जवाहरातों से भरे हुए संदूक को लेकर भाग गया। लेकिन राजू के दादाजी को जैसे इस बारे में पता लगा वैसे वो उसके पीछे निकल गए और अपने पीछे एक चिट्ठी छोड़ गए जिस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा कि वो जब तक गंगा राजू जैसे चोर को पकड़ नहीं लेते और उस संदूक को वापस नहीं ले आते तब तक वो साम्राज्य में वापस नहीं आएंगे। लेकिन उस दिन के बाद से उसके दादाजी कभी वापस नहीं आए और उसकी दादी हमेशा ही उसके दादाजी का इंतजार करती रह गई। लेकिन अब क्योंकि कुछ दिन पहले राजू ने एक फोटो के अंदर अपने दादाजी को हैदराबाद में देखा है, इसलिए वो चाहता है कि इंस्पेक्टर उसके दादा को ढूंढने में उसकी हेल्प करे। अब दादा उसकी स्टोरी सुनकर उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही वो राजू से कहता है कि वो जो बैग लेकर आया उसमें पूरे 5 लाख रुपए तो है ना, जो सुनकर राजू हाँ बोल देता है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में हम भी ये जानते हैं कि उस बैग के अंदर 5 नहीं बल्कि 2 ही लाख रुपए है। लेकिन दोस्तों इसके कुछ दिन बाद ही राजू ये देखता है कि उसे चर्च की जिस लड़की से प्यार हो गया था यानी कि बेसी से, उसी बेसी ने उसके दादाजी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है। अब ये बात सुनकर राजू जैसी बेसी से मिलता है वैसे उसे सारी कहानी पता लगती है कि आखिरकार हुआ क्या है। राजू को ये पता लगता है कि जब उसने 3 लाख रुपए चर्च के अंदर डोनेट किए थे तब उसके बाद सारे पैसे मिलाकर बेसी उन पैसों को लेकर सीधा हॉस्पिटल गई थी ताकि वो पैसे जमा कर सके और उस छोटी सी बच्ची के हार्ट का ऑपरेशन हो सके। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में थी तब उसकी मुलाकात राजू के दादाजी से हुई जिन्होंने वहाँ पर उसे हिप्नोटाइज किया और उसके सारे पैसे लेकर चले गए, विच मींस खड़े खड़े चोरी कर लिए। यहाँ तक कि बेसी को ये बात भी तब पता लगी कि वो चोर राजू के दादाजी है जब उसने राजू के दादाजी की फोटो देखी, क्योंकि राजू ने कुछ टाइम पहले उनके बारे में पुलिस स्टेशन में बताया था। अब दोस्तों ये बात सुनकर
सुनकर राजू काफी ज्यादा परेशान होता है कि आखिरकार उसके दादाजी चोरी कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके भी ऊपर नहले पर दहला तो ये होता है कि पुलिस इंस्पेक्टर को भी ये पता लग जाता है कि राजू ने 5 नहीं बल्कि 2 लाख रुपए दिए, जिस वजह से वो अपने कांस्टेबल को फोन करता है एंड उसे डराते हुए कहता है कि वो 3 लाख रुपए वापस जल्दी से लेकर आए, वरना उससे बुरा कोई भी नहीं होगा। अब राजू इस बात को लेकर भी काफी ज्यादा परेशान होता है कि वो 3 लाख रुपए का अरेंजमेंट कहाँ से करेगा। अब राजू इन सारी बातों से परेशानी होता है कि तभी उससे मिलने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम होता है भैरवी। भैरवी उसके पास एक बड़े से बैग के साथ आती है जिस बैग के अंदर पूरे 1 करोड़ रुपए होते हैं और उन पैसों को देते हुए वो राजू से कहती है कि ये पैसे उसके नाना जी ने भेजे हैं। वो ये जानती है कि राजू को पैसों की काफी मदद की जरूरत है और इसीलिए वो उसकी हेल्प करने आई है। लेकिन जब राजू उससे पूछता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है, तब वो ये बताती है कि जो राजू के दादाजी थे उन्होंने उसके नाना की बहुत साल पहले बहुत बड़ी मदद की थी एंड इसलिए उसके नाना ने उसकी मदद के लिए उसे यहाँ पर भेजा है। लेकिन इसके साथ ये लड़की यानी कि भैरवी राजू से ये भी कहती है कि ये पैसा असल में वो उसके हाथ में नहीं देगी बल्कि वो देगी उसके दादाजी के हाथ में, क्योंकि ये उसके नाना जी की इच्छा है कि इन पैसों को दादाजी के हाथ में दिया जाए। अब दोस्तों ये बात सुनकर राजू को बुरा लगता है, लेकिन इतने में हम ये देखते हैं कि उस पैसे के बैग को एक चोर देख लेता है जो कि उसे उठाकर भागने लगता है। ये देखकर राजू उसका पीछा करता है, जिसके बाद उसे पता लगता है कि वहाँ पर चोरों की पूरी टोली है और वो चोर उसी टोली का मेंबर है। लेकिन राजू उसे डरता नहीं है और वो उन सबको बीट कर देता है और उस बैग को दोबारा भैरवी के हाथों में सौंप देता है। भैरवी जब ये चीज देखती है तब उसे राजू से प्यार हो जाता है। लेकिन अब इसके बाद राजू अपने घर चला जाता है और घर आकर वो बैसी के बारे में सोचने लगता है। लेकिन उसका एक दोस्त उसे बताता है कि बैसी असल में एक नन है और नन कभी भी शादी नहीं करती है। ये बात सुनकर राजू को काफी बुरा लगता है और इसलिए वो उस रात को शराब पीने लगता है। लेकिन फिर तभी भैरवी जो कि राजू से प्यार करने लगी थी वो राजू से मिलने आती है। अब राजू यहाँ पर नशे में चूर होता है और इसीलिए वो भैरवी को बैसी समझ लेता है एंड वो भी उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। हालांकि राजू को बाद में पता तो चलता है कि वो भैरवी है, लेकिन तब भी वो ये सोचता है कि अब बैसी तो जा चुकी है इसलिए भैरवी से काम चला लेते हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वो दोनों एक कपल बन जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ये काफी बड़ी बात रिवील होती है और हमें पता लगता है कि जो भैरवी है उसके नाना जी और कोई नहीं बल्कि देवनगर साम्राज्य में राजू के दादा और दादी के सबसे करीबी गंगा राजू है, यानी कि वो इंसान जो कि खजाने का संदूक लेकर भागा था। अब हालांकि दोस्तों इन सब के बाद राजू अपने दादाजी की तलाश जारी रखता है, लेकिन फिर अगले पल उसे अपने गाँव से फोन आता है जो फोन उसकी गर्लफ्रेंड अनीता का होता है और वो फोन पर राजू को बताती है कि असल में जो दादी है वो हैदराबाद निकल चुकी है। वो बताती है कि दादी के सपने में दादा आए थे और सपने में उन्होंने दादी से कहा कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और उनकी जान जाने वाली है और इसीलिए दादी आखिरी बार उनसे मिलने के लिए हैदराबाद पहुंच गई है। अब दोस्तों राजू जैसे इस बात को सुनता है वैसे वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी दादी को भूलने की बीमारी थी एंड वो मेंटली भी काफी अनस्टेबल थी और अब इसीलिए वो भैरवी के साथ मिलकर हैदराबाद में अपनी दादी को ढूंढने लगता है। अगले पल राजू को उसकी दादी दिख जाती है, बट वो देखता है कि कई सारे चोर उसकी दादी को पकड़ रहे हैं और वो उनके सारे सोने चांदी वाले आभूषणों को छीन रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि जो राजू की दादी है वो एक टाइम पर एक महारानी थी, इसलिए उनके पास अभी भी कई सारे गहने हैं जो कि वो पहन कर रखती है। लेकिन यहाँ पर राजू जैसे ये देखता है वैसे वो भैरवी के साथ मिलकर इन सारे गुंडों को बीट कर देता है और दादी को अपने साथ ले जाता है। अब दोस्तों इन सब के बाद जैसे राजू दादी को अपने घर ले जाता है वैसे वो रास्ते में भैरवी के नाना को देख लेता है, यानी कि गंगा राजू को, और इसीलिए वो ठान लेता है कि वो गंगा राजू जैसे चोर को नहीं छोड़ेगा, जिस वजह से वो गंगा राजू का पीछा करता है और एक जगह आकर उसे पकड़ के पीटने लगता है। लेकिन तभी पीछे से भैरवी वहाँ पर आती है और वो राजू को बताती है कि यही इंसान उसके नाना जी है। जिसके बाद गंगा राजू को सारी स्टोरी बताता है। वो राजू से कहता है कि उसने अब तक जो भी सुना वो सारी बातें झूठ है और फिर इसीलिए वो राजू को सारी सच्चाई बताने लगता है। वो राजू को बताता है कि ये बात सच है कि उसकी जो दादी है यानी कि गंगा देवी वो देवनगर साम्राज्य की महारानी थी और पूरा साम्राज्य उन्हीं के अधीन था। रानी गंगा देवी का दिल बहुत बड़ा था और इसीलिए वो अपने साम्राज्य के सारे लोग की देखभाल करती थी और हर गरीब को खाना खिलाया करती थी। अब ऐसे एक दिन जब वो खाना बांट रही थी तभी राज्य के एक भिखारी ने खाना बढ़ते हुए देखकर उनके पास आने की कोशिश की और असल में वो भिखारी और कोई नहीं बल्कि कनक राजू था, यानी कि राजू का दादाजी। उसने वहाँ कर सीधा रानी का हाथ पकड़ लिया और उनके हाथों से खाना छीन कर खाने लगा। ये देखकर सिपाहियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और सिपाहियों ने कनक राजू को बहुत पीटा। लेकिन रानी का दिल बहुत बड़ा था, इसलिए उन्होंने कनक राजू को छोड़ने को कहा और उसे खाना खिलाकर वापस भेज दिया। लेकिन राजू तुम्हारे दादाजी कनक राजू को ये बात बहुत ज्यादा चुभी। एक भिखारी होने के बाद भी उसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो था, साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा लालची भी था, जिस वजह से जब सिपाहियों ने उसे पीटा तब उसे रानी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इसलिए उस दिन उसने ठान लिया कि अब वो इसी रानी से शादी करेगा और इसे हासिल करके इसका घमंड तोड़ेगा। इसके साथ ही साथ इसे हासिल करने के बाद यानी कि इसे शादी करने के बाद वो इसके सारे साम्राज्य के सारे खजाने को भी